आप सबका स्वागत है। आज आपको विशेष रूप से इसलिए आमंत्रित किया था, हमारे पुराने साथी स्वर्गीय सरदार जसविंदर सिंह जी, जिन्होंने अपने बचपन से लेकर के आखिरी समय तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूत करने का काम किया, जिन्होंने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाया। लेकिन पिछले दिनों में कुछ इस किस्म के हालात बने, कुछ हमारे साथी विचलित हो गए थे और उन्हें जिन लोगों ने उनमें भ्रम पैदा किया, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप अच्छी तरह से समझते होंगे कि वो कौन व्यक्ति है जो आज भी इस प्रयास में लगा रहता है कि कोई भी हमारा साथी, क्योंकि वो हमारे साथ बहुत लंबे समय से था, वो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। विशेष रूप से गगन संधू जी जो है, जो सिर्फ थोड़े से समय के लिए हमें छोड़ करके हमारे से अलग हुए थे, आज फिर इन्होंने दोबारा से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया है और आज फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में नए सिरे से शामिल होकर के पार्टी को मजबूत करने का बीड़ा उठाया। मैं इनका स्वागत करता हूं। मैं भी नहीं बल्कि पूरी पार्टी फिर से इनका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। आज अकेले नहीं, सैकड़ों साथी आज जो आपके बीच में बैठे हैं, ये सब साथी जो हैं, कोई कांग्रेस छोड़ करके, कोई बीजेपी और जसपा छोड़ करके आज फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। उसके साथ साथ आज का जो इशू पिछले कई दिन से अखबारों में आप भी लिख रहे हो, आप भी पढ़ रहे हो, आप भी टीवी पे दिखा रहे हो, हमने लॉकडाउन के दौरान जिस ढंग से इस प्रदेश के अंदर लूट मची थी, 9 बड़े घोटाले किए थे, जिनमें से 2 के ऊपर सरकार की तरफ से इंक्वायरी कराई गई। एक तो रजिस्ट्री का जो घोटाला है, जिस रजिस्ट्री के घोटाले में 300 से ज्यादा लोग शामिल हैं और हमने कहा कि अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो, अगर सीबीआई जांच करे, आज तो अधिकारियों पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। जहां अधिकारी इसमें दोषी है, वहीं इसमें मिनिस्टर भी उतना ही दोषी है। मिनिस्टर ने किसी भी एक तहसीलदार को कहीं जो पोस्टिंग हुई, बिना पैसे के एक भी पोस्टिंग उसमें नहीं की। सारी की सारी पोस्टिंग जब करी गई, हयात होटल के अंदर एक व्यक्ति को अपने दलाल के रूप में बैठा करके और तहसीलदारों को वहां पे बुलाया गया और वहां उनको कहा कि आपकी मनचाही पोस्टिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको पार्टी को पैसा देना पड़ेगा। और वहां पैसा लेकर के उनकी पोस्टिंग करी गई। जहां वहां रजिस्ट्री में ये घोटाला हुआ और पैसे का लेन देन हुआ, वहीं एक चीज अब तो बिल्कुल खुल करके सामने आ गई। जो एक्साइज का मामला था, जो शराब का घोटाला हुआ था, जब आप लोगों ने अपने टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार से जब इस खबर को आपने छापा और दिखाया, और जब हमने इस बात की मांग करी कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो पहले तो जांच कराने में ही सरकार ने कैसे इसकी लीपापोती हो सके, उसके लिए होम मिनिस्टर ने तो एसआईटी का गठन किया और चीफ मिनिस्टर ने एसआईटी को बदल के एसआईटी का गठन कर दिया। जहां एसआईटी का गठन किया, उसी दिन ये साबित हो गया था
कि मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपने मंत्री को बचाना चाहता है। मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे लीपापोती करना चाहता है। उसके बाद एससीटी की रिपोर्ट आ गई। उस रिपोर्ट को जहां पब्लिश करना चाहिए था, जहां उसकी रिपोर्ट के आधार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो उन्होंने इसको पब्लिश करने की बजाय, उस रिपोर्ट में कौन दोषी थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, एक विजिलेंस की पहले उसमें एक अधिकारी से जांच बैठाई गई, उस रिपोर्ट को बारीकी से अध्ययन कराया गया और फिर उसके बाद उसके ऊपर विजिलेंस से जांच कराई गई। और उस विजिलेंस में खास करके जो श्रीकांत यादव जो आईपीएस अफसर है, उसको उसका हेड बनाया गया। उसके साथ उसके 2 और ऑफिसर्स लगाए गए। उसने जो अपनी जांच करी है, मैंने अपने सूत्रों से जानकारी ली है, उस जांच के अंदर 2 लोगों का प्रमुख रूप से नाम आया है। एक तो एईटीओ है आनंद मलिक, जिसने जितने भी ये आपको एईटीओ या कोई आपके इंस्पेक्टर एक्साइज के या कोई ईटीओ एक्साइज के जिनकी पोस्टिंग करानी थी, उस आदमी के माध्यम से पैसा लिया गया। और उस पैसे के लेन देन में एक लड़का है मीनू नाम का, जानते होंगे आप सारे, जानते हो कि नहीं जानते? सेक्रेटरीट में बैठता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कमरे के सामने वाले कमरे में बैठता है। अनऑफिशियली ऑफिस दे करके उसको वहां बिठाया हुआ है। 4-6 लोग वहां बैठते हैं और वो सारा दिन कैसे पैसे ऐंठे जाए, कैसे कमीशन लिया जाए, इन दोनों लोगों ने पैसे लेकर के पोस्टिंग करवाई। और पैसे लेकर के जिनकी पोस्टिंग हुई, उन बहुत सारे अधिकारियों ने श्रीकांत यादव के सामने ये बात जो है मानी। उन्होंने मानने के बाद जब श्रीकांत यादव ने उनसे ये कहा कि आप लिखित में दो कि हमने इतना इतना पैसा दिया है, तो उनका आगे से जवाब था कि अगर हम आपको लिख करके दे देंगे तो ये मीनू बेनीवाल जो है ये बदमाश है और ये हमें तुरंत मरवा देगा। उसके बाद श्रीकांत यादव की जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट आएगी, उसमें आप देखना, जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो यूं की यूं लिखी होगी। उसमें साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ है यादव की तरफ से कि मुझे बहुत सारे अधिकारियों ने ये बताया है कि हमारे से इस तरह से पोस्टिंग के नाम के पैसे लिए गए और पोस्टिंग के साथ साथ बहुत सारी इंडस्ट्री से 20 शब्द का कोड लिखा गया है। बी का मतलब है कि जो बिना लाइसेंस की जो दारू है, बिना परमिट की जो दारू है, वो दारू उन्होंने फैक्ट्रियों से निकाली और उसको बेचने का काम किया। इसकी अगर सीबीआई जांच हो और अगर होम मिनिस्टर निष्पक्ष है, होम मिनिस्टर कहता है कि मैं दोषियों को सजा दिलाऊंगा, तो फिर होम मिनिस्टर को भी तुरंत इस रिपोर्ट को है जो आपको पब्लिश करना चाहिए, बताना चाहिए, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करके उन लोगों को तुरंत अरेस्ट करके जेल में बंद करना चाहिए। आज किस तरह से खुली छूट लूट मची हुई है इस प्रदेश में, आपको हैरानी होगी सुनकर के। मुख्यमंत्री की मौजूदगी के अंदर ये जो पीडब्ल्यूडी बीएंडआर के जो ठेकेदार होते हैं ना, जो 500, 700, 1000 करोड़ का काम लेते हैं, उनकी चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाई और चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग बुला करके उनसे पूछा कि भाई आप लोगों को काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। वहां चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में एक ठेकेदार ने खड़े होकर के कहा कि 5% पहले देना पड़ता है, काम बाद में अलॉट होता है।
5 पहले देते हैं, 3-4% जो फिर तुम्हारे अफसर लेते हैं। यहाँ कैसे काम कर सकते हैं? पंचायती राज का अगर किसी को किसी गांव के लिए पैसा लेना है तो सेक्रेटरीट में चले जाओ, दलाल बैठे मिलेंगे, 2% लेते हैं। चाहे करोड़ ले लो, चाहे 5 करोड़ ले लो, चाहे कितना ही ले लो, 1 मिनट में पैसा लौट होता है। आज कोई डिपार्टमेंट ऐसा दूध से धुला हुआ नहीं है इनका जिस डिपार्टमेंट के अंदर दलाल ना हो और जिस डिपार्टमेंट में कमीशन फिक्स ना हो। मैं एक बार फिर गगन का और गगन के सारे साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आपको पार्टी में पहले जो सम्मान मिलता था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी इज्जत के साथ आपको पार्टी में इज्जत मिलेगी। आपसे उम्मीद करूंगा कि अब अपने और सारे पुराने साथियों को भी वापस ला करके पार्टी के साथ जोड़ने का काम करोगे। मैं पहले ही कहता था, एक पार्टी ऐसी बचेगी इस प्रदेश में जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी थी, उतनी ही तेजी के साथ उसका अंत हो गया। लगभग 10,000 करोड़ की अवैध शराब जो है विभिन्न प्रदेशों में, जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में, इनमें पकड़ी गई है। वो सारी चीजें उसमें शामिल है और इसमें पूर्ण रूप से जो है, मैंने जो 2 नाम आपके सामने रखे, इन दोनों नामों के नाम जो आपकी विजिलेंस की रिपोर्ट जिस दिन विषय होगी उसमें आप लिखित रूप में देख लेना आएंगे। हाँ, तो उसी की बात कर रहा हूं मैं, उसी की बात कर रहा हूं मैं। उसमें जिसमें मैंने पहले भी एक संख्या जाहिर करी थी, वो सच्ची निकली थी कि 1 करोड़ 20 लाख शराब की बोतलें जो है उस वक्त फैक्ट्रियों से चोरी, इसमें गोदामों से चोरी करके बेची गई थी। एक विषय आया जो आपने सहमति पाई है विधायकी पद से किसान आंदोलन के मामले में, उस दिन भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस सरकार को अगर चला रहे हैं तो विपक्ष के नेता चला रहे हैं, नहीं तो ये सरकार गिर सकती है। एक विषय बार बार आया कि चौटाला साहब ये तो बता दें कौन सा गणित है कि कैसे गिर जाएंगे, 31 एमएलए अगर इस्तीफा दे देंगे तो, या अब तो 30 ही बचे हैं, कि कैसे सरकार गिरेगी? ये फार्मूला थोड़ा लोग जानना चाह रहे हैं, सोशल मीडिया बड़ा चल रहा है। ये सीधा सा फार्मूला है कि जिस सरकार के खिलाफ 1/3 एमएलए अविश्वास व्यक्त कर दें, आज सरकार तो है नहीं, आज तो लुटेरों का गिरोह है। आज जिस किस्म के देश में हालात हैं, जिस तरह से आज हमारे प्रदेश की हालत है, उसमें कांग्रेस पार्टी जो मेरे ऊपर ये लाछन लगा रही थी, जो ये कह रही थी कि अभय सिंह ने तो बीजेपी को बचाने के लिए अपना इस्तीफा दिया है, अब वो नई चीज चला रहे हैं कि हम तो 30 की संख्या में हैं, अगर इस्तीफा दे देंगे तो सरकार कैसे गिर जाएगी। तो अभय सिंह अगर एमएलए रह जाता तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार कैसे गिरा लेता, ये तो बता दे। हुड्डा तो मैंने पहले भी आप लोगों को खुल करके बताया, आज फिर बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं उस बात को, आपके सामने है, सबूत की भी जरूरत नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुभाष चंद्रा को एमपी बनाने में बीजेपी के एजेंट के रूप की भूमिका निभाई और उस वक्त में अपना बैलेट पेपर जो है, बैलेट किसी का कैंसिल हो सकता है लेकिन कोई भी चीफ मिनिस्टर रहे हुआ व्यक्ति अपना बैलेट पेपर खाली नहीं छोड़ सकता। उसने अपने बैलेट पेपर पे ऊपर कहीं कोई निशान नहीं लगाया था, उसका बैलेट खाली था और ये बात हुड्डा ने बहुत जगह स्वीकार करी। उसके इलायदा उसने अपने 12-14 साथियों से पेन की स्याही बदला करके और अपना वोट कैंसिल कराया, जबकि फैसला ये था कि कांग्रेस हाईकमांड ने इनको बाकायदा हिदायत दे करके भेजा था कि भी आपका वोट जो है आर के आनंद के पक्ष में जाना चाहिए। हुड्डा ने इसकी पहल करी थी, सबसे पहले उसने पत्रकार साथियों के माध्यम से बात कही थी
कि अगर कोई बीच का व्यक्ति, कोई इंडिपेंडेंट अगर कोई चुनाव में आता है जिसको हम भी सपोर्ट कर दें और आईएनएलडी भी सपोर्ट कर दे, तो फिर बीजेपी को हराया जा सकता है। और उनकी पहल के ऊपर हमने कहा भी कोई ऐसा कैंडिडेट अगर हमारे भी सामने आएगा तो हम उसकी सपोर्ट कर देंगे। आर के आनंद को कांग्रेस ने हमारे पास भेजा था। ये बात आर के आनंद ने आप सबके सामने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार करी थी और कहा था। और मैंने कहा था भी अगर आपको कांग्रेस वोट देती है तो हमारा एक एक साथी जो है आपके पक्ष में वोट डालेगा। और हमारे एक एक साथी ने उसके पक्ष में वोट डाला था। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम किया। उसके बाद बीजेपी ने इसका आसान उतारा है। ये जो अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था, इस राज्यसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में कैंडिडेट एक एक्स्ट्रा उतारा, मध्य प्रदेश में एक्स्ट्रा उतारा, यहां तक भी वेस्ट बंगाल में भी एक्स्ट्रा उतारा। यहां तो सिर्फ एक एमएलए की बात थी, इनके 31 थे और उनके पास 58 थे। 2 एमएलए और चाहिए थे। मेरी वोट को छोड़ दो आप, मेरा वोट कहीं काउंट मत करो, लेकिन 2 एमएलए चाहिए थे। किसी को क्यों नहीं बीजेपी ने खड़ा किया? भाजपा ने जब जहां इनके पास वोट की संख्या बहुत कम थी वहां तो खड़े किए, और यहां किसी तीसरे आदमी को खड़ा नहीं किया। इसलिए नहीं किया गया था कि सुभाष चंद्रा के वक्त में सौदेबाजी हुई थी भी आने वाले समय में अगर कोई इस तरह के हालात बने तो जो तू कहेगा हम तेरी बात को मान लेंगे। उसने अपना बेटे को बना लिया। अब आप सब इस बात के गवाह हो, विधानसभा का जब सेशन चल रहा था, उस सेशन के दौरान किसान आंदोलन चल रहा था और एन पीक के ऊपर था। विपक्ष की ये जिम्मेवारी बनती थी कि उस आंदोलन में अगर वो किसान के साथ हैं तो फिर वो या तो काम रोको प्रस्ताव देते हैं या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं या 0 ओवर के अंदर इसको महत्वपूर्ण विषय मान करके इस पर चर्चा कराते हैं। सरकार की तरफ से इस विपक्ष की तरफ से किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। मैंने अपनी तरफ से ना केवल काम रोको प्रस्ताव दिया, आपको ध्यान होगा मैंने 3 प्राइवेट बिल दिए थे इनके अगेंस्ट, अगली कृषि कानून को लेकर के उसके अगेंस्ट, और मैंने तीनों बिलों के ऊपर, ये तो आपके उसकी कार्रवाई में रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है, उसमें मैंने ये पूछा था स्पीकर से कि मैंने जो आपको 3 प्राइवेट बिल भेजे थे उनका क्या हुआ। स्पीकर उस चीज में फंस करके खड़े हो गए। उन्होंने मेरा जो प्राइवेट बिल था वो डिपार्टमेंट को भेज रखा था और डिपार्टमेंट उसके ऊपर मेरे बिलों के ऊपर किसी तरह से रिजेक्शन नहीं कर सकता था। उस पर हर हालत में विधानसभा में चर्चा होनी थी। तो फिर इन्होंने आखिर में ये फैसला कर लिया कि इन बिलों को इसको प्राइवेट बिल को विधानसभा में भेजने की बजाय यहीं पे रख लो और कह दो कि इसको स्टडी करें। स्टडी के नाम पे उनको रोक लिया। स्पीकर ने भी आखिर यही कहा मुझे कि आपने जो भेजा था मैंने डिपार्टमेंट को भेज दिया, डिपार्टमेंट उस पर स्टडी कर रहा है, जैसे आएंगे आपके जैसा वो लिख करके भेजेंगे फिर उसके ऊपर देख लेंगे क्या करना है। मैंने वो बिल भी भेजे और उसके बाद जब सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव आ गया था कि भाई हम इन तीनों कानूनों को सही ठहराते हैं, इसके लिए जब उन्होंने प्रस्ताव दिया था तो फिर हुड्डा क्या चाहता था? हुड्डा भी तो ये चाहता होगा ना इस पर चर्चा हो। अगर अर्जेंट मोशन दे तो भी चर्चा होनी थी, और अगर आप किसी के अगेंस्ट, किसी भी सरकार के अगेंस्ट अगर अविश्वास प्रस्ताव करते हो तो भी चर्चा होनी है। उस दिन भी उस बिल के ऊपर इस बात को लेकर के कांग्रेस अड़ी रही कि पहले वोटिंग हो, पहले वोटिंग होने के बाद तो थारा दिवाली पड़ जाता है। इससे अच्छा उस बिल के ऊपर चर्चा करते, चर्चा करने की बजाय, क्योंकि इनके पास किसान के पक्ष में कहने के लिए कुछ था ही नहीं, ये तो खुद फंस करके खड़े होते थे। 2012 में कांग्रेस ने इस बिल को ड्राफ्ट किया है और कांग्रेस ने ही इस बिल को सबसे पहले लोकसभा में टेबल किया, और लोकसभा में इसलिए मुंह की खानी पड़ी कि इनकी अपनी सरकार का बहुमत नहीं था। इनके पास अलग अलग पार्टियों के लोग थे जिन्होंने साफ कह दिया था कि इस तरह का बिल अगर आप लेकर के आओगे तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, कल को आपका बिल गिरेगा तो साथ में सरकार गिरेगी। इस करके उन्होंने उस बिल को फिर कमेटी के पास भेज दिया ताकि ठंडे बस्ते में चली जाए। इस बात का जवाब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा में देना पड़ेगा
विधानसभा के अंदर जो इसके लिए कमेटी गठित हुई थी उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा चेयरमैन था, उसके साइन है। ये बात तो तोमर ने भी कही है, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। उसने उसके लड़के को नहीं कहा था साफ साफ कि अगली बार आए जब तैयारी करके आना। अब की बार भी मुझे नहीं लगता कि अब जब सेशन है आपका 5 तारीख से, उस सेशन के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है इसके ऊपर कोई चर्चा करेगा या इसके ऊपर कांग्रेस कोई काम रोको प्रस्ताव देगी तो उस पर चर्चा करने की बजाय ये वेल में जाएंगे, शोर शराबा करेंगे, वहां से नेम होकर के बाहर आ जाएंगे, फिर आकर के आपके सामने रोएंगे, कहेंगे कि हम क्या करें, हम तो चर्चा करना चाहते थे लेकिन स्पीकर ने काट दिया। स्पीकर को इतना उकसा लेंगे कि इनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। हाउस एडजॉर्न हो सकता है 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन आखिर ये इस तरह की इनकी जो हमेशा की सोच रही है वो इसी किस्म की सोच रही है। फिर आखिर ये धक्का मुक्की करके स्पीकर के साथ बाहर निकलेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। तो अब इस्तीफा देने के बाद जो आपने किसान आंदोलन के लिए आप लोग पूरे हरियाणा में घूमे हैं, मैं आपको आज एक इनविटेशन दे देता हूं, आप सब जरूर आए। उसमें 3 तारीख को इलाहाबाद के अंदर किसान महापंचायत होगी और उस दिन उन्होंने मुझे भी वहां पे बुलाया है। आप आना, देखना, इलाहाबाद में तिल फेंकने को जगह नहीं मिलेगी, लाखों लोग उसमें आएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर समय निकालोगे। आपको साधन मैं दे दूंगा, आ जाना बस। आप ठहरने का इंतजाम भी कर दूंगा सारा, जो मैं खाने पीने का ठहरने का सब तरह का बंदोबस्त होगा। आप तो अपने अपने कैमरे कलम लेकर आ जाना बस। उस दिन आप देख लेना मेरे इस्तीफे का क्या असर है। और ये जो मेरे पे नुक्ताचीनी करते हैं, किसी एक आधी जगह जाके खड़े होकर तो दिखाए ना जाके कि हम किसान के समर्थक हैं, फिर देखो इनके साथ लोग क्या करते हैं। मैं आपको एक चीज नहीं और बताता हूं, मुझे बड़ी हैरानी थी। मैं आज से 3 दिन पहले कालका एक कार्यक्रम में होकर के वापिस आ रहा था। विद साहब आ रहे थे अम्बाड़ा से, कोई चोर रास्ते से आते हैं, सड़क से नहीं आ सकते। 8 गाड़ियां पुलिस के साथ थी। यहां आतंकवादी रहते हैं क्या? है? क्या डर है विद साहब को? किसी ने थ्रेट दे रखी है जो 8-8 गाड़ियां एक मंत्री को दे रखी है? कोई मिनिस्टर जो है इनका आज 8-10 गाड़ियों के काफिले के बिना चलता नहीं। ये सरकार के ऊपर लोगों की जो गाड़ी खून पसीने की कमाई जो है उसको अपने ऊपर लगा के बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सरकार अगर लोकप्रिय हो तो फिर मैं सारा दिन अकेला घूमता हूं नहीं, इनको क्या डर है? बढ़के तो देखिए, जेपी दलाल अपने घर में बढ़के दिखा देनी, बाहर तो बहुत दूर की बात है। भिवानी जाके दिखा दे ले, भिवानी में घर है इसका, और यहां से अनाउंस करके चला जाए भी मैं आज भिवानी आ रहा हूं। अगर जो घर में जेपी दलाल बढ़ जाए तो फिर आप मेरे से बात करना है। हाँ तो वो मैं बताऊं ना आपको, भी अपने घर में बढ़ के दिखा देना। दूर तो बहुत दूर की चीज है, किसी और के फंक्शन में जाना तो बहुत मुश्किल काम है इनके लिए। अब तो लोगों ने शादी के कार्ड देने बंद कर दिए। अब तो अगर ये किसी के दुख में शामिल होने जाते हैं, कहीं गोडा निवाण जावे, तो भी लोग जो है इनके आने के बाद खड़े होकर चले जाते हैं। घर का मेंबर भी नहीं बैठ करके इनसे बात करता है। क्या नहीं नहीं, मैंने नहीं की ये बात। मेरे कार्ड तो बच्चों की शादी होली, मेरे को पहले होली, हाँ वो यूं ही किसी ने छाप दिया होगा। अगर किसान आंदोलन चलता होता और मेरे बच्चों की शादी होती तो नहीं देता, ये गारंटी थी। बीजेपी के जो नेता हैं, जेपी दलाल हैं, वो जेपी दलाल क्या जेपी नड्डा हैं, उन्होंने बुलाया था जाट नेताओं को वहाँ दिल्ली के अंदर और कहा कि कापे जाट नेता इसमें शामिल हों और उनको लोगों को बताएं। ये आंदोलन जो है कोई खाप का नहीं है, ये आंदोलन जो है किसी जाट नेताओं का नहीं है, ये आंदोलन जो है पूरी दुनिया का है। आज इसमें वर्ल्ड वाइज लोग शामिल हैं आंदोलन में।
आपने देखा नहीं होगा, अमेरिका के अंदर बर्फबारी हो रही थी, माइनस का टेम्परेचर था, हजारों लोग जो है इन कृषि के कानूनों को लेकर के अमेरिका से विरोध कर रहे थे। कनाडा में विरोध है, पूरे यूरोप में विरोध है। हमारे देश ने, हमारे किसान ने दुनिया को खेती करनी सिखाई है। आप ये बताओ मुझे, ये जो तराई का इलाका है, सारा का सारा बीड़ हुआ करता था, जंगल होते थे। आज तराई कहते हैं उसको इसलिए कि वहां जाकर के किसान ने इतनी मेहनत करी कि उस जंगल को साफ कर दिया, और वहां आज सबसे ज्यादा गन्ना है, चाहे आपका धान है, उसकी यील्ड देश में सबसे ज्यादा है। हमारे किसान ने तो किसी मुल्क में यहां से गए बच्चे के रूप में भी वहां जाकर के खेती करी, तो वहां भी अपना बड़ा नाम किया है। इस आंदोलन को किसी एक जाति विशेष के साथ जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों को बांटना चाहती है, लेकिन इसमें तो हर वर्ग के लोग हैं। हमारे यहाँ तो ब्राह्मणों के गांव है, वो भी तो किसान है, गुजरों के गांव है, हीरों के गांव है, राजपूतों के गांव है, सारे उसमें शामिल हैं। कोई लंगर लगा रहा है, कोई वहां जाकर के सेवा कर रहा है, कोई आंदोलन में बैठ करके मजबूती दे रहा है, सब अपनी अपनी भूमिका में है। इसी किसान आंदोलन मामले में आपने अभी 2 दिन से पहले बयान सुना होगा कि अजय सिंह ने कहा कि प्रेसिडेंट का इस्तीफा तो मेरी जेल में है, अगर इस्तीफा देने से किसानों का आंदोलन का हल होता हो तो वो भी देंगे। वो तो जेल में ले गया इस्तीफा, फिर जाएगा कौन है? उसके ऊपर एक कमेंट्स मैंने पढ़ा था, उसमें नीचे कमेंट्स लिखा हुआ था। जब वो उसकी बोल रहा था तो नीचे बहुत लोग कमेंट्स लिखते हैं, आजकल सोशल मीडिया पे चलता है। उसने लिखा कि दुष्यंत किसानों के दबाव में आकर के स्पीकर के पास इस्तीफा देने चला गया, और वहां जाकर के जेब में हाथ मारा, जेब में कुछ मिला नहीं, फिर ध्यान आया कि तेरा इस्तीफा तो अजय सिंह की जेब में है, वापिस आ गया। अब अजय सिंह जेल में ले गया तो अब इस्तीफे की बात ही मत करो। है? सरकार जो है तुगलक की फरमान जारी करती है। आज देश का किसान जो है लाखों की संख्या में आंदोलन पे क्यों है? उसका कारण सिर्फ एक है कि देश के प्रधानमंत्री ने अपनी मर्जी से, बिना अपनी कैबिनेट में बैठ के चर्चा करके भी ये कृषि के 3 कानून बना दिए। उसकी वजह से सारा देश परेशान हो गया। मनोहर लाल खट्टर जी भी लगातार हरियाणा प्रदेश में इस किस्म के फैसले लेते हैं जिससे हर वर्ग के लोग आज दुखी हैं। इनकी भर्ती जो है 5 वर्ष पहले हो गई थी और सबका रिजल्ट आ गया, सब पास हो गए। उनमें मेरे ख्याल महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है, 400 के करीब है। एक मुस्लिम महिला भी है उसमें। उनको ज्वाइन कराना चाहिए था सरकार को, जो संस्कृत के अध्यापक है। ये बात मैंने विधानसभा में पिछली बार कही थी कि भी उन्होंने कौन सी गलती कर रखी है। मैंने चीफ मिनिस्टर को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी थी, जो मुझे ला करके वो टीचर्स जो थे उन्होंने दिया, उन सब की तरफ से मैंने वो साथ में लेटर लिख करके उसको साथ अटैच करके रिसीव कराया था उनके पास। इनका कसूर क्या है? इनको ज्वाइन कराना चाहिए। उनको ज्वाइन कराने की बजाय दूसरी चीज और है इसमें, एक हाई कोर्ट में इसका स्टेटस को है, और स्टेटस को था मेरे ख्याल 10 फरवरी तक, 11 फरवरी तक, और इन्होंने एक दिन पहले, आज भी स्टेटस को एक दिन पहले जो है इन्होंने अपनी तरफ से एक नोटिस निकाल दिया कि हमने भर्तियां जो वो रद्द कर दी, उसी के साथ नई भर्ती के लिए उन्होंने आवेदन भी मांग लिए। अब नई भर्ती के लिए कितने बच्चे और उसके लिए एग्जाम देंगे, कितने बच्चे भागदौड़ करेंगे, कितना ही सिर्फ कैसे लोगों की जेब से पैसा लिया जाए, कैसे लूटा जाए, इस काम में लगे हुए हैं। जबकि सरकार
उन 5 वर्ष पहले जिन लड़कों ने परीक्षाएं पास कर ली थी, जिसमें महिलाएं कुछ ऐसी भी है जिनके आगे विचारों के बच्चे हो गए, वो कैसे अपना घर चलाएगी बिना जॉब के। साहब, आज रेल रोको आंदोलन की है, समर्थन है आपका, और क्या इसका असर किस तरह से देख सकते हैं? रेल 12 से 4 तक रोकने का ऐलान है। मेरे ख्याल मेरे से पहले आपके पास सब पे रिपोर्ट होगी इस बात की कि पूर्ण रूप से बंद है, कहीं कोई रेल नहीं चल रही। ये सर सरकार इतने व्यापक विरोध के बावजूद जो है कहीं पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा, तो इसका क्या है? 1907 के अंदर अंग्रेज का राज था और अंग्रेज के राज के वक्त के अंदर उन्होंने भी कृषि के 3 इस तरह के कानून बनाए थे जिससे रेवेन्यू ज्यादा लिया जा सके। भाव कम देते थे, रेवेन्यू ज्यादा लेते थे। सरदार अजीत सिंह जो है शहीद आजम भगत सिंह के चाचा, उन्होंने इसके खिलाफ बीड़ा उठाया था। उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, जो आंदोलन 8 महीने चला। उस वक्त ज्वाइंट पंजाब था, तब तो ना था सोशल मीडिया था, एक रेडियो होता था और अखबार होता था। अखबार भी किसी किसी गांव में जाता था, रेडियो भी कोई एक आधा होता था गांव में। उसके बावजूद 8 महीने आंदोलन चला और अंग्रेज की सरकार को भी अपने जो कानून थोपना चाहते थे उनको वापस लेना पड़ा। मोदी जी को भी लेना ही पड़ेगा। कितने दिन परीक्षा ले रहा है किसान की? किसान की परीक्षा तो परमात्मा भी साल में 2 बार लेता है। जब पहली फसल बो करके आता है, 6 महीने जब उस फसल को बच्चे से ज्यादा समय देके पालता है, अगर उस फसल में कोई ओलावृष्टि हो जाए, कोई ज्यादा बारिश हो जाए, किसी और कारण से किसान की फसल खत्म हो जाए, तो किसान फिर उससे विचलित नहीं होता, अगली फसल की तैयारी करना शुरू कर देता है। और अगली फसल भी खराब अगर हो जाए तो भी हाथ नहीं फैलाता किसी के आगे जाके, फिर से दोबारा अपने काम में जुट जाता है। अब मोदी जी भी मेरी ख्याल है कोई उस तरह की परीक्षा लेना चाहता होगा किसान की। पंचायत के चुनाव सरकार को कराने चाहिए, इसलिए नहीं करा रही है कि पंचायत के चुनाव कराएंगे तो फिर सरकार को कहीं 2% 4% वोट मिलेगा और फिर इनको अपने आप सत्ता छोड़नी पड़ेगी। लोगों में इनको पता है कि आप 100% अनपॉपुलर हो, तुम्हें कोई वोट देगा ही नहीं। इनके कोई टिकट लेने वाले नहीं होंगे, कोई कैंडिडेट खड़ा होने वाला नहीं होगा, इसलिए जानबूझ करके इसको लटका रहे हैं। इसके लिए कोर्ट में मेरे ख्याल है हाई कोर्ट में कोई PIL डली हुई है। ये इन्होंने भी यही बहाना, ये भी यही बहाना कर रहे हैं ना, भी मामला कोर्ट में पेंडिंग है इसलिए हम इसको नहीं करवाना चाह रहे। चुनाव साहब, पिछली बार विधानसभा में आपने शराब घोटाले का मामला उठा के CBI जांच की मांग की थी। मैं तो आज भी CBI की जांच की मांग करता हूँ। सेकंड जो आप तो क्योंकि आप हाउस से तो रिजाइन कर चुके हैं, अब आप अगर ये नहीं देते हैं तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? मैं आपसे मिलूंगा उसी दिन। मैं ये मत मान के चलो आपकी हाउस का मेंबर नहीं हूं तो मुझे हाउस की प्रोसीडिंग का पता नहीं होगा, हाउस में क्या हो रहा है ये जानकारी नहीं होगी। मैं वहां स्पीकर के कमरे में बैठ करके सब कुछ देखूंगा, वहां बैठने से मुझे नहीं रोक सकता कोई। वहां तो स्पीकर को भी मेरा वेलकम करना पड़ेगा। वहां बैठ के सारी देखूंगा और वहीं से फिर सीधा हरियाणा भवन आपके पास आऊंगा, वहां आकर के सारी बात करेंगे। जो गगन जी आपसे चर्चा करना चाहेंगे। माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हरियाणा प्रदेश से मेरे साथ आए हुए सभी मेरे सीनियर और मेरे युवा साथी, सभी कार्यकर्ता साथी
और मीडिया का यहाँ पहुँचने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, किसान रतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे पार्टी में शामिल करके जो मान सम्मान दिया है उसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथियों, बहुत ही कम नेता होते हैं जो अपनी ज़ुबान पे खरे उतरते हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अपनी ज़ुबान से जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आपके सामने है, इन्होंने 3 काले कानूनों के खिलाफ इस्तीफ़ा देने की बात कही थी और जब 3 काले कानून वापस ना हुए तो इन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफ़ा देके ये साबित कर दिया कि ये किसानों के हितैषी हैं और चौधरी देवी लाल जी के असली वारिस हैं। और इनसे यही प्रभावित होकर कि किसानों के इस संघर्ष में मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए और मैंने इसलिए घर वापसी करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के संघर्ष में लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दोबारा अभय सिंह चौटाला जी का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कि मुझे यहां बुलाकर उन्होंने पार्टी में शामिल किया और मान सत्कार दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। एक और आज आप पार्टी को, जो आप पार्टी की नॉर्थ हरियाणा की युवा की हेड है और उनका जो आईटी सेल है उसकी भी हेड है, इंदू बालाजी जो है, रेणु राणा जी, जो आज आप पार्टी को छोड़कर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल हुई। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ले भाई पटके दे। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मैं संविधान की शपथ लेते हुए